विषय है, वो है खेती में कार्बन का जो महत्व है और उनकी इस क्षेत्र में खूब अनुभव आपका योगाहार के मंच में मैं सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और साथ में निवेदन करता हूँ आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत सर से कि कृपया आज की कक्षा संचालन आप करें, ऐसा निवेदन। स्वागत है आदरणीय सब्बरवाल सर का और आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल सर का। सर सर क्षमा चाहूँगा, मेरे को थोड़ा कहीं जाना है, तो कृपया आप जी, थोड़ा-सा जी। सँभालें। जी, जी ओम। तो आदरणीय हमारी सब्बरवाल सर बहुत-बहुत स्वागत और हम आपकी कक्षा में हैं। महत्वपूर्ण विषय ये कि कार्बन किस तरह से महत्व रखता है हमारी खेती में और आपके जो अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों के साथ हम आपको सुनेंगे। स्वागत। धन्यवाद अशोक भाई। मेरे को इम्प्रेशन पड़ा कि अशोक भाई बात करे, इसलिए अशोक भाई बोला, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया। सुबह जो भी बात चल रही थी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बहुत जगह लेक्चर देने का मौका मिलता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में जाके वो मजा नहीं आता जो आप लोग के साथ सुबह सुबह योगाहार ग्रुप में जुड़ करके मजा आता है। पहले तो इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम को इतने सालों तक लगातार सतत रूप से सजग रखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, हृदय से आभारी हूँ। आज सुबह जुड़ नहीं पाया, मेरी भी इच्छा थी 5:30 बजे जुड़ूं, लेकिन हुआ क्या है कि मैं स्वयं अपनी पीएचडी पूरी करने के लिए परसों सुबह मैंने यहाँ पे चंडीगढ़ में नेशनल टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बनी है, तो मेरे ही मित्र लोग हैं, मेरे पुराने साथी हैं कॉलेज के, 35 साल पहले हम सब साथ में पढ़ते थे और आईआईटी दिल्ली में सबने साथ में 1993 में पीएचडी ज्वाइन भी की थी। मुझे 2.5 महीने के बाद निकलना पड़ गया, घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि वापस निकल के नौकरी करना जरूरी पड़ गया, और क्योंकि माता पिता थे, रिटायर्ड थे। आप बताइए, हम लोग जब 1947 में विभाजन हुआ, वहां के आए हुए लोग थे, तो घर भी बनाना था, घर नहीं था भारत में उस वक्त। तो ये सब हुआ, तो अब 31 सालों के बाद, 32 सालों के बाद जब यहाँ पे पीएचडी कार्यक्रम शुरू हुआ, इन दोनों मित्रों ने, जो यहाँ के डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर भोलाराम गुर्जर जी, और जो ग्रामीण विकास और तकनीकी विभाग जो है उसके जो एचओडी हैं, वो मेरे पुराने मित्र लोग। बोला भाई अभी अगर तुमको अपनी पीएचडी पूरी करने तो आ जाओ। तो मैं परसों सुबह ही पहुंचा, परसों सुबह ज्वाइन कर लिया और पार्ट टाइम स्टूडेंट के तौर पे। तो अभी 2 महीने मुझे यहाँ पे कैंपस में रहते हुए, अपनी जो यहाँ जो यूनिवर्सिटी का जो जगह है वहाँ रहते हुए, हॉस्टल में रहते हुए और अपना काम शुरू करना होगा। तो 2-3 दिन सिर्फ, आपको पता है नई जगह पे जब पढ़ने के लिए जाते हैं और इतने सालों के बाद पढ़ने जाते हैं, तो आपको तो क्या हुआ, रात को फिर बहुत लेट हो गया था, कल रात 1 बजे सोया हूँ और सुबह फिर आज 5:30 बजे उठ नहीं पाया, और अभी भी बिना नहाए धोए सिर्फ उठ के आपके साथ बैठ गया हूँ। तो उन सब चीजों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। छोटा भाई बड़ा भाई समझ के, जो भी समझ के माफ कर दीजिएगा, क्योंकि कोशिश ये रहती है सुबह सुबह कि जब ये सब सत्र हो तो एक फ्रेश माइंडेडली आप लोगों के साथ में बहुत। तो पहले तो आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या अपेक्षाएं हैं आपकी, 1 घंटे में क्या क्या जानना चाहेंगे, जितना हो सकेगा उसके हिसाब से फिर मैं थोड़ी कम बातचीत, थोड़ी फिल्में अगर लगेगी तो दिखाते हुए आपको आगे ले जाना चाहूंगा थोड़ा सा, और बाद में बहुत सारी चीजें रंजना मैन को, जैसे पिछली बार मैंने बहुत सारी फिल्में दी थी, इस बार भी बहुत सारी फिल्मों के लिए यूट्यूब में हमारा चैनल हो गया है आजकल, तो उसके लिए आप लोग को लिंक दे दूंगा, तो आप लोग उसमें आराम से जाके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मुझसे कई गुना बेहतर मेरे साथी हैं यहाँ पे, बने सिंह आर्य भाई हैं। तो बने भाई जो है वो फील्ड में बायोचार बना रहे हैं, पिछले 1 साल से ऊपर हो चुका उनको, तो उनको पता है कि खेती में कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे, वो भी सीख रहे हैं, हम लोग सब साथ में ही सीख रहे हैं। और हमारे साथ देश के एक बहुत वरिष्ठ वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साई भास्कर रेड्डी जी। शायद अभी तक मध्य प्रदेश नहीं आए होंगे, तो अगली बार मैं कोशिश करूंगा उनको 3-4 दिन के लिए आगर मालवा में उनका एक सत्र रखवाया जाए। तो जो लोग भी आप लोग साथी आ सकेंगे उनसे जरूर सीखें। आईआईटी बॉम्बे के पढ़े हुए, पूरा जीवन भाई ने बायोचार के ऊपर लगा दिया है, और उनको ये बहुत पसंद आती है बात कि हम लोग मृदा संरक्षण पे, या कार्बन का मृदा में कैसे संरक्षण किया जा सके, या उसके ऊपर ही सारा पिछले 17-18 साल से हमारा काम रहा, मेरा और नीतू बहन जी का। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, बहुत अच्छा जुड़ाव हो गया। और 2 मिनट थोड़ा सा डाइवर्शन चाहूंगा, पीछे जो अशोक भाई बात कर रहे थे, बिल्कुल सच बात है। हुआ क्या है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो अन्न बदल गया पिछले 40-50 वर्षों में, है ना। हरित क्रांति के रूप में हम लोगों ने जहर क्रांति चालू कर दी, तो अन्न तो कैसा जा रहा आपको पता ही है। अन्न नहीं बदलेंगे तो, अन्न बदलना है तो फिर मिट्टी बदलनी पड़ेगी, ये भी बात सही है। अब मिट्टी बदलनी है तो फिर से बात आ जाती है, अरे पहले साल ऑर्गेनिक में जाएंगे,
केमिकल नहीं डालेंगे तो उत्पादकता गिर जाएगी। ये एक बहुत बड़ी भ्रामक स्थिति केमिकल फर्टिलाइजर वालों ने डाल रखी है। अभी हाल फिलहाल डीएपी के दाम बदल गए, आपको शायद पता होगा। पहले जो डीएपी भारत सरकार को 3800 या 4000 रुपए में 50 किलो की बोरी मिलती थी, इंपोर्ट करते थे, हम आयात करते थे उसका। हमारे पास डीएपी खुद का बहुत ही कम होता है ना। और उसमें क्या होता है बेसिकली, हम जो एनपीके के रूप में यूरिया और डीएपी इस्तेमाल करते हैं, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट अपने आप में जहर है। जहर मैं अगर नहीं डायरेक्टली खा सकता तो पौधे को डालने को मेरे हक नहीं बनता, और तो हम उसको डालते हैं, गलत तरीकों से डालते हैं। और तो वो जो कुछ भी हुआ अशोक भाई, वो बहुत ज्यादा इंदौर के आजू बाजू की खेती को ध्यान से देखिएगा, क्या हुआ होगा, पैसा पानी बदला होगा, क्या हुआ होगा। तो इंदौर तो हो सकता है शहर बहुत स्वच्छ हो गया, लेकिन खेतों की स्वच्छता तो रसायन मुक्त कृषि से आने वाली है, और वो हमने किया नहीं है अभी तक पूरी तरह से ना। तो जैसा अन्न वैसा मन कर दिया, जो भी कांड होना था तो हो गया। और संस्कारों की बात तो बिल्कुल सही है आप कह रहे हैं। मतलब मैं दूर कहीं नहीं जाता, मैं अपने घर से शुरू करता हूँ। मतलब मैं अपने बच्चों को ही निगाह घुमा के देखता हूँ तो देखता हूँ कि हाँ, जिस दिन बाहर का नाप शनाप खा किया या स्विगी जोमेटो से मंगा लिया। पिछले हफ्ते मैं अपने बच्चे को कह रहा था, जो 21 वर्ष का हुआ है 5 तारीख को, कि बेटा तुझे 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है जोमेटो की या किसी की भी खाने की, बनता कब है खाना, फिर पैक कब होता है, और 10 मिनट के अंदर तेरे को डिलीवरी देगा, नहीं तो फ्री देगा। खाना 10 मिनट में बन नहीं सकता, स्वस्थ खाना तो 10 मिनट में नहीं बनता। मैं खुद ही अभी अभी मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैं 2-3 दिन से, अभी थोड़ी देर में आपका सत्र खत्म होगा, मैं अपना नाश्ता खुद बनाने लगूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने हाथ का बनाया हुआ खाना ज्यादा चलेगा, कच्चा पक्का चल जाएगा, लेकिन मैं हॉस्टल में भी नहीं खाता। हम लोग, मैं मित्र के यहाँ ही रुका है, जो मेरे गाइड है, हम लोग दोनों साथ में बना के खाते हैं। तो जैसा भी बनता है, जैसा भी होता है, लेकिन उनके अपना बगीचा है, वहां पे कल 2.5 किलो भिंडी उतर आई है, तो आज भिंडी का सांभर बनाना पड़ेगा। थोड़ा ज्यादा भिंडी आ गई है, 2 लोग कितना खाएंगे, बाजू बाजू लोग को देंगे। पर वो रसायन मुक्त कृषि की सब्जियां मुझे बढ़िया खिला रहा है। 2-3 दिन तो हो गए, अभी देखता हूँ पालक है, सब कुछ है। इसका हमारे सत्र से क्या लेना देना है, ये एस्टेब्लिश, ये एक लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा समाज जो है उसको 3 हिस्सों में देखना पड़ेगा, कि खाता क्या है, पीता क्या, खाना पीना कैसा है। दूसरा, जीवनचर्या में, कृपया मोबाइल नंबर आज के मुख्य प्रवक्ता, अच्छा मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है, मैं टाइप कर देता हूँ। तो मेरा नाम है संदीप सभरवाल, और मेरे अंग्रेजी में टाइप कर देता हूँ, क्योंकि हिंदी में टाइप करने के भी कीबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, तो समय थोड़ा। और रंजना बेन के पास हमेशा मेरा मोबाइल नंबर रहता है। और मैं योगा ग्रुप में बहुत समय तक सदस्य रहा हूँ आप लोगों का। अभी हाल फिलहाल ही शायद किसी ने हटा दिया है, गलती से हट गया, तो मेरी उम्मीद है कि दोबारा जोड़ लीजिएगा फिर से हम लोग। और बन्ने भाई दिख रहे हैं मुझे यहाँ सामने अब, है ना। तो हम लोगों का कार्यक्रम शुरू हुआ था 2008 18 सितंबर को, जब मैं दीपक सुजदे जी नाम के महामना, मेरे गुरु कृषि में, उनके साथ जुड़ा। और हमको समझाया उन्होंने कि देखो, मिट्टी नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। मिट्टी बदले कैसे? मिट्टी बनानी पड़ेगी, खुद से बनानी पड़ेगी। कैसे बनाए भाई? आपकी जगह आमतौर में मिट्टी जो बनती है वो जंगलों में बनती है, खेतों में बनती है, बायोमास से बनती है। तो उसी चीज को जो 1000 साल में मिट्टी बनती है, उसको हम लोग 6-7 महीने में या 10-1 साल में बना सकते हैं। उसकी सारी फिल्में मैं आपको दिखा चुका हूँ, दे चुका हूँ। फिर से लगेगा तो आज फिर से सारे लिंक भेज दूंगा। वो अमृत कृषि नाम से पूरा उनका चैनल है, और बहुत बढ़िया है, उत्पादकता है, सब कुछ है। तो 2008 से लेकर के 2025 तक अगर देखें तो 18 साल बीत चुके। इस सितंबर में मुझे 18 साल हो जाएंगे, 17 साल हो जाएंगे उनके साथ उस विज्ञान का अनुभव करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए। तो उसमें हमको समझ में आया कि अच्छी मिट्टी में 3%, 4% जैसा जैविक कार्बन होना चाहिए। अभी कितना है हमारे वर्तमान में भारत में? 0.3% है। यानी कि मिट्टी आईसीयू में पहुंच चुकी है। आईसीयू समझते हैं ना सब लोग? हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा अपने आप अनम्यूट करके ना। तो आईसीयू समझते हैं कि नहीं? हाथ थम्स अप दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये समझते हैं सर। आईसीयू क्या होता है? बहुत ध्यान दिया साहब। आईसीयू क्या होता है? मरणासन के पहले की स्थिति। मरणासन, बिल्कुल। कोमा में चली गई मिट्टी हमारी। और जहां मैं पंजाब में बैठा हूँ इस वक्त, यहाँ चंडीगढ़ में, इस साल ये 4थी विजिट है यहाँ की। पिछले अभी अप्रैल में जब आया था तो आईआईटी रोपड़ में भी बुलाया गया था। उनको बोला भी कि चलो आईआईटी के साथ मिलकर करते हैं, पर उनके संजन को क्या समझ में आया मुझे समझ नहीं आया अभी तक। तो तब से बातें ही चली जा रही है मार्च से कि हाँ आ रहे हैं, करेंगे, ये करेंगे। नहीं, जो भी है। तो यहाँ तो मर चुकी है, यहाँ मिट्टी अब नेगेटिव चली। यहाँ पे कार्बन, जैविक कार्बन बचा ही नहीं बहुत सारे खेतों में। यहाँ तो सीधा कैंसर बचा है मिट्टी के अंदर। अब मिट्टी के अंदर कैंसर है, कैसे पता चलता है? क्योंकि आप जो खा रहे हैं, सीधा खाद खा रहे हैं, है ना।
और सब्जियों में, फलों में जब खाद आने लग जाती है तो कैंसर की मात्रा समाज में बहुत बढ़ जाती है। एक्चुअल मेडिकल कैंसर की बात कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पंजाब इस वक्त हाईएस्ट डेंसिटी का, गुजरात भी, मेरा जो गुजरात है वो भी कम नहीं है, वहां पे भी बहुत जगहों पे आपको डायरेक्टली कैंसर पेशेंट की संख्या, मतलब 1000 लोगों में अगर गिनती करूं एमपी में कितने कैंसर पेशेंट्स होंगे, मरीज कितने होंगे, या फिर गुजरात में कितने होंगे, पंजाब में कितने होंगे, नंबर 1 पर इस वक्त गुजरात है, नंबर 2 पे पंजाब है, ऐसा चल रहा है। और एब्सोल्यूट नंबर मतलब टोटल संख्या कितनी है तो उसमें पंजाब नंबर 1 पर जा रहा है। बहुत 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 ही विकट स्थिति है इस वक्त, समझ लीजिए। भारत की आबादी में आदरणीय 30% जा चुकी है कैंसर की बीमारी। सब 1% तो हमारे क्षेत्र में एक गांव में 5-10 हो चुके हैं, 10, 15, 20। हाँ बिल्कुल सही कह रहे बने भाई। तो अब करना क्या है? करना यह है कि मिट्टी में जैविक कार्बन की, मृदा की जैविक कार्बन की शक्ति बढ़ानी है। क्यों ये कार्बन क्यों चाहिए, पहला तो सवाल ये उठता है। कोई जानते हैं तो प्लीज बताइए, हम लोग ऐसे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों चाहिए मिट्टी में जैविक कार्बन, क्यों चाहिए अपने को? क्या करता है जैविक कार्बन मिट्टी में आकर के? छोटी सी बात है। आप मेरे साथ यहाँ पे, मुझे लगता है डॉक्टर रोशन लाल भाई तो बहुत अच्छी तरह से हमको समझा सकते हैं कि मिट्टी में जैविक कार्बन क्यों चाहिए। देखिए हमारे साथ सबसे अच्छी बात यही, व्यवहार कार्यक्रम में हर प्रकार के वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग के सभी व्यक्ति यहाँ पे, हमारे भाई बंधु यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो हमको इन सब विज्ञान को जानने के लिए बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, अपने अंदर ही हमारे सारे स्रोत बैठे हैं। रोशन लाल भाई थोड़ा साइंटिफिक भाषा में बताइए कि मिट्टी में जैविक कार्बन की जरूरत क्यों पड़ती है? जी जी आदरणीय, देखिए अगर हम मिट्टी से उत्पादन लेना है तो हमें ये जैविक कार्बन सबसे जरूरी होता है। और ये सारा जितना भी न्यूट्रिएंट है इनको सप्लाई करने का काम करता है, सारे न्यूट्रिएंट को उसमें बांध के रखता है मिट्टी में, और उसके साथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसको कंट्रोल करता है, वाटर को रिटेंशन करता है, वाटर को रिलीज करता है, दोनों तरह के काम करता है। अगर आपकी जमीन लाइट सॉइल है तो आपका वाटर रिटेंशन बढ़ाएगा, आपकी जमीन हैवी है तो वाटर रिलीज करने में मदद करेगा। तो जो जितना भी आपका न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, वो बिना कार्बन के आपके पौधों को नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल वो है। और दूसरा ह्यूमिक एसिड के निर्माण में, जिससे आपका आयनिक फार्म में आपका जितना भी न्यूट्रिएंट है वो कन्वर्ट होता है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और इसके बिना आपकी खेती संभव नहीं है। जी किसी ऐसे भाई बंधु जिनको ये समझ ना आया हो प्लीज बताइए फिर से। इससे ज्यादा सरल और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हिंदी के कुछ शब्दों का प्रयोग कर देता हूँ रोशन लाल भाई की अनुमति से। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही सुंदर, सहज, सरल तरीके से समझाया 4 लाइनों में कि जैविक कार्बन मृदा में एक थाली की तरह है। थाली में क्या रखा जाना है? पोषक तत्व। किसके लिए? पौधों के लिए। जो भी हम फसल लगाना चाहते हैं, वो अनाज हो, श्रीअन्न हो, चाहे फल फ्रूट हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, हर एक के लिए मृदा जो है, जैविक मृदा जो है, जैविक कार्बन वाली जो मृदा है, वो एक थाली का काम करता है। थाली में सब प्रकार का पोषक तत्व होगा, तभी हमारा पौधा उसको ग्रहण करेगा, तभी उसकी फसल आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगी। नंबर 1। रोशन लाल भाई जहां पे भी गलत कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अनुवाद कर रहा हूँ आपकी बात का, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बहुत बहुत सुंदर कह रहे हैं। मैं आजकल ये कहने लगा हूँ कि ये जो है ये हमारी भूमि का ब्लड है, और ये खून, जैसे हमारा जब हम चेक करते हैं कि हमारा ब्लड जो है कितना है, आदमी का जब चेकअप होता है तो हम बोलते हैं कि 12 से कम है तो वो डेफिशिएंसी की ओर जाता है। और फिर तो ऐसे ही अगर 6-7 हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है कि उसको अगर कभी बीमार हो जाए, कोई दवा की आवश्यकता हो, तो उसको दवाई नहीं दी जाती, पहले बोलते इसको खून चढ़ाओ। तो हमारी मिट्टी की स्थिति ऐसी हो गई, वो आईसीयू में है, और उसको अगर हम कोई दवाई देंगे तो उसके रिएक्शन होंगे, या तो पेशेंट मर जाएगा। तो 2 तरह की स्थिति है, ये बिल्कुल सत्य है। जी। अब ये तो पता चल गया कि जैविक कार्बन की जरूरत क्यों है। मृदा में आता कहाँ से मैंने बता दिया। जंगलों में मिट्टी बनती थी पहले, जो पत्तियां गिर जाती थी, जो लकड़ियां टूट टाट के गिर जाती थी, तो ऊपर से जब बारिश होती थी और जब लाइटनिंग, जब बिजली गिरती है, तो आपको पता होगा बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी को बनने का या उसको जैविक कार्बन से चार्ज होने का मौका मिल जाता है। प्रकृति माँ जो है 1000 साल में जो मिट्टी बनाती है, वो चीज हम लोग ने अमृत कृषि विज्ञान में 50 साल पहले डॉक्टर श्रीपद दाभोलकर ने कोल्हापुर में बैठ करके विज्ञान का उत्सर्जन किया, और वो मैं आपके साथ वीडियोज में बांट चुका हूँ कि पहले अमृत जल बनाइए, फिर बायोमास इकट्ठा कीजिए, और फिर 6 महीने में आपके पास अमृत मिट्टी तैयार। अमृत मिट्टी में क्या होता है? शुरू करते हैं तो शुरू में
2% जैसी कार्बन, जैविक कार्बन की मात्रा आ चुकी होती है। शुरू करने में ही 6-7 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपके पास इतनी मिट्टी बन चुकी होती है कि आप उसको, मेहनत का काम है लेकिन मेहनत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो आपको आमदनी मिलने वाली है, क्योंकि हम वहां पे आधा एकड़ जमीन में, हरदा के बाजू में बजवाड़ा गांव था, अभी उनके बेटे हैं वत्सल, अभी वो करते हैं कि नहीं अमृत कृषि प्रैक्टिस वहां पे, मुझे नहीं पता, बहुत साल हो गए हुए ना, 7 साल हो चुके मुझे भी गए हुए, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग बैंगलोर आश्रम में जरूर प्रैक्टिस होती है, तो वहां पे चाहे तो जाके देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में। और सबसे अच्छी जगह है आज भी, 50 सालों में भी एक फार्म है उमरगांव में, वापी के बाजू में, गुजरात में उमरगांव। जब वापी जाते हैं, सूरत के पहले वापी, वापी के पहले स्टेशन आता है उमरगांव, वहाँ भास्कर भाई सावे के बेटे हैं सुरेश भाई सावे, उनका 20 एकड़ के फार्म पे आपको करीबन 20-25 नारियल के पेड़ दिखेंगे, जो पिछले 40 वर्षों से हर नारियल का पेड़ 430-432 नारियल हर साल के दे रहा है। कितने बोलिए, कितने बोला मैंने? 420 430। सुन के कुछ अच्छा लगा या बुरा लगा? लगा सर। अच्छा लगा। भारत में केरला में जहाँ सबसे ज्यादा नारियल की संख्या होनी चाहिए, वो सिर्फ 80 नारियल देते हैं वहां का पेड़, 80 से 100 जाता है। और यहाँ पे पिछले 40 साल से एक फार्म है भास्कर भाई सावे जी का। भास्कर भाई भी बहुत बड़े जैविक कृषि के प्रैक्टिसिंग फार्मर रहे, कृषक रहे। 97 वर्ष की उम्र में भी हमारे दादा के बराबर के, हमारे जो मेरे जो दादा अगर होते, अब तो खैर मेरे पिता होते तो 92 वर्ष के होते, लेकिन भास्कर भाई 10 साल पहले 97 ईयर्स के होके गुजर गए। अगर आज होते तो 107 वर्ष के होते, और कुछ भी नहीं थे, हाथ में लाठी लेते थे लेकिन लाठी का सहारा नहीं लेना, सीधे चलते थे आखिरी वक्त तक। क्योंकि उनके जाने के 3-4 साल पहले मेरा जुड़ाव हुआ, और फिर बहुत अच्छा लगा, उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। दीपक भाई ने ये सब लोगों से मिलवाया था, बाद में दीपक भाई स्वयं ही नहीं रहे, तो फिर बहुत मैं मिस करता हूँ इन लोगों को, बहुत याद करता हूँ, मेरे जो गुरु लोग रहे। तो उन्होंने दिखाया कि कैसे ये विज्ञान जो है, अमृत कृषि विज्ञान, आपको उत्पादकता देता है। तो वो 20 एकड़ के खेत से आज भी, उस जमाने में मैंने कैलकुलेट किया था कि कितना पैसा आता होगा पैसे के तौर पे देखे। उन्होंने कभी पैसे के तौर पे खेती नहीं की, लेकिन फिर भी पैसा आता था। तो मैंने कैलकुलेट करके देखा कि बिना पैसे की अपेक्षा वाला किसान साल का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लेता है 20 एकड़ से, तो फिर पैसे की अपेक्षा करने की जरूरत ही क्या है कि नहीं? और हम सभी लोग को, अभी मैं जहाँ जिनके घर पे हूँ, मेरे जो गाइड है, मेरे पुराने मित्र हैं, उनकी पत्नी भी बॉम्बे में प्रोफेसर है। तो सुबह सुबह भाभी जा रहे थे उनके, अभी 5 बजे से हम लोग उठे हुए हैं उनका सामान पैक वैक कराने के लिए। तो वो भी वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज में पढ़ाती है, भारतीय पॉपुलेशन साइंसेज को क्या बोलो, जनसंख्या विज्ञान विभाग में प्रोफेसर है, HOD है। तो उनके बहुत मन में इच्छा है, बोले भाई साहब मेरे को एक खेत खरीदवा दीजिए। बोला अभी तो मैं आपको मना करूंगा, क्योंकि आपके जो जीवन चल रहा है उसमें आप खेत तो कर नहीं पाएंगे। अगर आपका बगीचा है बॉम्बे में, बोले हाँ मेरे पास सरकारी मकान में बहुत बड़ा बगीचा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत खेती शुरू कीजिए, आपको फिल्में देता हूँ, उसको देख देख के घर का जो कचरा है, सब्जियों का वेस्ट होता है, उसको वेस्ट समझते हैं, उससे मिट्टी बना लीजिए, मिट्टी से काम कीजिए। ये सब बातें हुई, तो यही सब चल रहा था सुबह से 5 बजे से, यही सब वक्ता चल रहे थे कि तो उनको फिर मेरे को बोले कि आप क्यों नहीं एयरपोर्ट तक चलते, मेरे को और थोड़ा बताइए क्या करना है। बोला नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत बड़ा एक परिवार है, मेरा योगाहार परिवार, और वो लोग कभी कभी भूले बिसरे मेरे को याद कर लेते, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं उनके साथ बैठना चाहूंगा 1 घंटे के लिए। अब आते हैं वापस जैविक कार्बन के ऊपर, कि जैविक कार्बन अगर अमृत मिट्टी से आप नहीं बना पा रहे, क्योंकि एक सवाल ये भी उठता है कि अगर इतना अच्छा विज्ञान है तो 18 वर्षों में मैंने कितने लोगों को सिखाया, और उसमें कितने लोग आज वर्तमान में उसको प्रयोग में ला रहे हैं। तो सीधा सीधा आंकड़ा बताता हूँ, हम लोगों ने, मैं जब रिलायंस फाउंडेशन में था तो उस दौरान करीबन 2 लाख किसानों को अमृत कृषि में, पूरे विज्ञान में, और अपने 300 साथियों को और 1000 गांव के कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया होगा। आज उसमें से कितने लोग प्रैक्टिस में, प्रयोग में लाते होंगे? मेरे ख्याल से 2 या 3% लोग पूरी तरह से विज्ञान को प्रयोग में लाते हैं। 2 या 3% लोग कौन है? जिनके फोन मुझे बार बार पिछले 18 वर्षों में अभी भी आते हैं, या उनके पास जाने का मौका मिलता है, तो उनका अगर कुछ छोटा मोटा कुछ करेक्शन, या अब वो ऐसे गुरु हो गए कि वो मुझे 4 चीजें और सिखा देते हैं, क्योंकि अब मैं हाथ से काम नहीं कर रहा पिछले 4-5 वर्षों से। अब मैं मिट्टी नहीं बना रहा, मैं तो एक 3रे माले की बिल्डिंग में, पहले बॉम्बे में टंगा हुआ था ऊपर 11वें माले पर, अब हुबली में टंगा हुआ कर्नाटक में, तो 3-4 माले पर, तो वहां तो कुछ नहीं होता। और प्लस ट्रैवल चलता रहता है, घूमते रहता हूँ जहाँ जहाँ रोजी रोटी के लिए, लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता हूँ, या अपना खुद का एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है सजीवन नाम से, उसके लिए जाते रहते हैं। तो लेकिन क्या हम इसको प्रयोग में लाते हैं? बिल्कुल लाते हैं। कहाँ ला रहे हैं? अभी वर्तमान में अगर आपको देखना तो डांग जिले में या फिर बनासकांठा जिले में आ सकते हैं, जहाँ पे हम वर्तमान में इन दोनों जिलों को मिलाकर करीबन 19,600 किसान भाई बहनों के साथ ये काम कर रहे हैं। तो
उनको सिखाते भी हैं, पर उसमें से कितने लोग लगातार प्रयोग में ला रहे हैं? अमृत जल तो हर कोई प्रयोग में ला रहा है, ये बात पक्की है कि इस देश में आज लाखों लोग हैं जो अमृत जल तो बनाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। अमृत मिट्टी पे आने में लोगों को थोड़ा, क्योंकि वो कमर तोड़ विज्ञान है, मतलब 6 महीने आपकी पीढ़ जो है वो उसको पलट पलट के बायोमास को ट्रीट कर करके मिट्टी बना बना के आप थक जाएंगे। 6 महीना इतना थकाऊ हो जाता है। तो शुरू में अभी मैं काफी इंजीनियर भाई बहनों से बात कर रहा हूँ कि इसको हम थोड़ा ऑटोमेट कर दें, थोड़ा सा मिट्टी ही आपको छोटी मशीन में आप घर में खुद से बैठ के बना लें। जैसे पहले हाथ से कुटते पीसते थे, अभी मिक्सी में चला देते हैं। चटनी तो वही बनती है धनिया की, लेकिन इसमें 2 मिनट में बन जाती है। तो क्या हम इसमें 2 मिनट में तो नहीं बनेगी, लेकिन 120 दिन में बन जाएगी। 120 दिन यानी 4 महीने में बन जाएगी। तो 6 महीने 8 महीने को मैं 4 महीने तक ला सकता हूँ। पलटने का काम मशीन से कर सकता हूँ, पानी मिलाने का काम मशीन से कर सकता हूँ, और मिट्टी को बनाने का काम भी थोड़ा बहुत आपको बिना फिजिकल मेहनत के हो जाएगा। उससे कुछ भला होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, क्योंकि हाथ से करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, मिट्टी के अंदर हमारी भावनाएं जाती हैं, और उन भावना से जो अनाज आता है वो हमको बहुत प्रसन्न रखता है, बहुत अच्छा रखता है। एनीवे, फिर भी हम लोग करेंगे, क्योंकि मेरे को मालूम है अभी का वर्तमान समाज, जहाँ पे कृषक समाज ऐसा हो चुका है, हर चीज शेल्फ से उठाना चाहता है। कीड़ा लग गया जी, एक दवाई दे दीजिए। बीज चाहिए जी, बारिश आ गई, बीज भी शेल्फ से लेकर के आता है। अब बीज बैंक का कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है शायद। अभी मैं फिर भी हम लोग जुड़े हुए हैं, अभी भी हम 4 बीज बैंक गुजरात में चला रहे हैं। आप में से किसी को चाहिए होगा तो बताइएगा। अच्छी देसी सब्जियों के बीज काफी सारे, बहुत सारे हमने संजो के रखे हैं। पिछले 15 साल से ऊपर हो चुका, अब तो 2013 नहीं 12-13 साल हुआ, इस साल 13 साल हो गया बीज बैंक बना करके। तो अच्छे बीज बैंक हैं, थोड़े बहुत हैं वहाँ। 600-700 किस्म के अनाज, मोटे अनाज, ये सब चीज का जो फल मिलेगा वो जैविक कार्बन, जब तक थाली नहीं बनेगा। अब ये थाली जो है बनाएंगे कैसे? 6 महीने मैंने आपको बता दिया, बहुत कमर तोड़ विज्ञान है एकदम। आदमी की पीठ थक जाती है उसमें काम करते करते ना, थक जाते हैं हम लोग। या हो सकता है मैं कृषक समाज में पैदा नहीं हुआ था इसलिए मैं जल्दी थक जाता हूँ काम कर करके, तो पता नहीं कुछ हो रहा है, या फिर बुढ़ा हो गया हूँ। तीनों बातें सच है ना। तो फिर हम लोग सोच रहे थे और क्या करें, किससे क्या चीज करें इससे वर्तमान समय में कृषक भाई बंधुओं को तुरंत थोड़ा सा जैविक कार्बन बढ़ जाए। तो 2023 में जब अपना काम शुरू किया, हमने अपनी कंपनी शुरू की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सजीवन। तो हम लोग जो भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का काम कर रहे थे डांग में, तो हमारे पास दिल्ली की, नोएडा की एक कंपनी आई, कहा कि हम लोग कार्बन क्रेडिट बेचने का काम करते हैं। भैया करते हो, हमको क्या करना उससे? नहीं, आप लोग ये जो मिट्टी को रसायन मुक्त कर रहे हो, ये कार्बन क्रेडिट बना रही है। अच्छा, तो इससे आप लोगों को, किसान का अगर पूरा डाटा इकट्ठा करेंगे तो आपको डाटा इकट्ठा करने कुछ पैसा मिल जाएगा। किसान को 60% पैसा अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल जाएगा कार्बन क्रेडिट जनरेट करने का, और हमें भी कुछ पैसा मिल जाएगा बेचने का। अच्छा, कितना मिलेगा? तो सर इसका आपको $10 से $12 प्रति हेक्टेयर मिल जाएगा साल का। कितने साल तक? जितने साल तक किसान बंधु ये काम कर रहे हैं, एसओसी का, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उतने साल तक धीरे धीरे हम लोग, जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी, कार्बन क्रेडिट की मात्रा बढ़ेगी अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए, और उतनी जमीनों का कार्बन क्रेडिट हम अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को बेच देंगे। बड़ा विचित्र लगा मुझे भी, आज आपको भी बड़ा विचित्र लग रहा होगा कि मेरे को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का, जैविक कृषि करने का कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत पैसा देना चाहता है। $12 में किसान भाई को क्या मिलेगा? करीबन $7 मिल जाएगा, $7-8 मिल जाएगा। अच्छा, और हमें क्या मिलेगा? आपको भी $1.5 से $2 मिल जाएगा। अच्छा, कितना? प्रति हेक्टेयर $2 प्रति वर्ष, उनका $7 से $8 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। भाई इसमें तो कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, सही बात है, लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ता जाएगा, कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, एक पैसा का एंगल आ गया। और क्या करें इस जमीन पे? और इस खेत में अगर आप बड़े बड़े वृक्ष लगाते हैं तो 3 वर्ष के बाद हम वृक्ष का मॉनिटरिंग करके 20 साल का, 40 साल का ऐसा अनुबंध कर लेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट का। तो कम से कम 1-1 एकड़ में एक कृषक भाई बहनों को आप 280 के हिसाब से वृक्ष, वहां के जो स्थानीय वृक्ष है ना, पेरू हो गया, आम हो गया, है ना, फणस हो गया, जो भी वहां के आपके 15-20 किस्म की चीजें, जिसमें ज्यादा लकड़ी बाद में बनने लग जाए, ज्यादा फल भी आने लग जाए, ऐसे पेड़ लगाइएगा। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने इस साल कम से कम कुछ नहीं तो 20,000 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें कुछ सालरिया गांव में अपना काम शुरू हुआ है अभी इक्विलिब्रियम नाम की कंपनी के साथ में, और 10,000 हेक्टेयर जैसी जमीन में अगले 40 साल या 20 साल तक जो भी अनुबंध उनके साथ होगा, किसान भाई बहनों को पैसा मिल सके, ऐसा अनुबंध कर लिया। फिर आगे बढ़े, और किस तरीके से किसान को पैसा मिल सकता है ये कार्बन क्रेडिट बाजार से, बताओ जरा सा। तो आपके पास जो बायोमास गिरता है, हाँ भैया बहुत गिरता है, उसमें जो लकड़ी वाला होता है, हाँ होता है। जैसे अपने यहाँ पे खेती होती है कॉटन की, है ना, कपास की, तो कपास का जो बच जाता है उसको हम घरों में जलाते हैं चूल्हे में,
हाँ, तो उसको चूल्हे में अगर आप स्मोकलेस चूल्हा में जलाएंगे, हम आपको देंगे, तो उसका जो कार्बन क्रेडिट बनेगा उसका भी पैसा किसान भाई बहनों को मिल सकता है। अच्छा ठीक है, चलो स्मोकलेस चूल्हा भी लगाने का काम करते, तभी पुणे के साथ एक कंपनी के साथ बात शुरू की कि उससे भी कार्बन क्रेडिट बनेगा, उसमें स्मोकलेस चूल्हा लगेगा, मतलब धुआं रहित चूल्हा जो है वो लगेगा। और उसने कहा ठीक है साहब, हम आपके किसान भाई बहनों को फ्री दे देंगे चूल्हा लगाने के लिए, लगाने का काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया है, हम तो सेवा भाव से ही काम कर रहे हैं, ले आते हैं। फिर आगे बढ़े, और क्या तरीका होता है कार्बन क्रेडिट बढ़ाने का? कार्बन क्रेडिट इसलिए शब्द अटक गया दिमाग में कि पैसा मिलने वाला किसान को। तो ना साहब, ये जो मोटी मोटी लकड़ियां होती हैं, जैसे मान लो बबूल है या फिर आपका लेंटाना है, लेंटाना को हिंदी में पुटुस बोलते हैं, वो छोटी छोटी झाड़ियां जो होती हैं, मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा देता हूँ। तो वो जितना भी आपका बबूल वगैरह है, आपको परेशान कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है। पूरे गुजरात में 1,30,00,000 हेक्टेयर जमीन जो है किसानों की और सरकार की दबी पड़ी है बबूल के अंदर। उसको गांडा बावल बोलते हैं, मतलब जिसका बुद्धिहीन बबूल यानी कहीं भी उग जाता है, फैल जाता है। कितने सालों से ऐसा हो रखा है? 1938 में अंग्रेज लेकर के आए थे ताकि थार का रेगिस्तान भारत में ना प्रवेश कर सके, पाकिस्तान की तरफ रह जाए। तो उन्होंने थार को तो रोक दिया, लेकिन एक नए किस्म का रेगिस्तान पैदा कर दिया। इसको हम कहते हैं बबूलिस्तान। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में इतना ज्यादा बबूल है कि उसके अंदर जीवन का कोई भी दूसरा रूप आप देख नहीं पाओगे। एक सांप गलती से अगर उसके अंदर घुस जाता है कभी, तो कुछ दिनों बाद जब उस पेड़ को काटेंगे, वहां से उस जंगल को काटते हैं, तो सांप के वहां पे अस्थियां मिलेंगी आपको। कुछ नहीं हो सकता वहां पे, कुछ भी नहीं। ना उसको बेचारा ऊंट खा सकता है, ना उसकी लकड़ी इतनी ज्यादा पहने उसके कांटेदार हो जाते हैं कि उसको काट के उसका कोयला भी नहीं बनाया जा सकता। तो बोला ये आपके लिए बहुत बड़ा बायोमास का काम करेगा अगर आप इससे बायोचार बना दें। अरे बायोचार क्या होता है भाई? तब बायोचार के बारे में पहली बारी अपने को पता चला। तो थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर आपके सवाल जवाब और इसके प्रयोग कैसे करना है। और बायोचार भरी मात्रा में बने सिंह भाई के पास में उपलब्ध है अभी शायद, और आप चाहें तो वहां से उनसे लागत दाम पे ही खरीद सकते हैं। उसमें कोई हमें मुनाफा नहीं कमाना, हम तो सिर्फ, मेरा फोल्डर आपको दिख रहा है क्या? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए एक बार। जी दिख रहा। दिख रहा है। तो हिंदी सबको समझ में आती है ना? मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं अपने रॉ में बस बहे जा रहा हूँ, है ना? और पता जी चला आती है। प्यार मोहब्बत में पता चला कि बाद में कोई दक्षिण के भाई बैठे थे, उन्होंने बोल दिया मेरे को, तो एक बात भी समझ में आई इनकी। मैं मिक्स कर सकता हूँ, इंग्लिश में मिक्स कर सकता हूँ, पंजाबी में मिक्स कर सकता हूँ, उड़िया में मिक्स कर सकता हूँ, गुजराती में मिक्स नहीं करूंगा। गुजरात से कोई साथी नहीं है इस वक्त। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है बायोचार का? दिख रहा। तो बायोचार का ये हमारा राजस्थान का एक काम है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो हम गांव में, ये राजस्थान में जिला शाहपुरा, और वहाँ पे एक गांव में उन्होंने काम किया था 3 साल पहले 2023 में, उसके बारे में इसको पूरा फोटो खींच खींच के डॉक्यूमेंट कर लिया। 123 मेट्रिक टन जूलीफ्लोरा, यानी बॉटनी की भाषा में बबूल को प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा बोलते हैं। सुनने में ऐसा लगता है कितनी खूबसूरत सा नाम है ना? लेकिन है चीज क्या आपको पता है? हम लोग बबूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और 123 मेट्रिक टन में से 30.75 मेट्रिक टन बायोचार बना था। उसको यहाँ पे आप साथियों को समझने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले गांव में जाते हैं, ग्राम पंचायत और गांव वालों के साथ में अनुमति लेते हैं कि आपके जो सारी जमीनों पे बबूल लगा हुआ है, क्या आप इसको हटवाना चाहेंगे? पहला प्रश्न। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, हमारी कंपनी मुफ्त में आपको इसको हटा देगी, और इसके साथ साथ इसका जो भी बाय प्रोडक्ट बनेगा उसमें से बहुत सारा आपको ही हम उसका रसायन मुक्त कृषि के लिए बायो फर्टिलाइजर बना करके आपको दे देंगे, मदद करेंगे आपके, आप उसको अपने खेतों में डाल सकते हैं। तीसरा, अगर आपकी अनुमति होगी तो आपके साथ एग्रो फॉरेस्ट्री का काम शुरू करेंगे। 3 चीज हम बोलते हैं हमको। तो शुरू में हमको गांव जाना पड़ता था, आजकल कच्छ में, बनासकांठा में हमको गांव में नहीं जाना पड़ता। करीबन 450 पंचायतों के, आप बोलेंगे पिछले साल लेक्चर है अभी भी 450 बोला था, अभी भी 450 बोल रहा है। बिल्कुल सच बात है। 450 एक लिमिट तय कर दी हमने, क्योंकि उसके आगे हमने और अभी ले नहीं पाएंगे, हमारी क्षमता नहीं है कि उसके आगे जाने की, क्योंकि हमें तो पैसा खर्चा करके साफ करना पड़ता है ना, तो फिर बना के बेचना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो एक मिनट इसको म्यूट कर देता हूँ, नहीं तो ऑलवेज म्यूट चैट, चलो इसको हटा दिया। तो ये लोग से परमिशन लेते हैं और किसानों से साइन करवाना पड़ता है कि इसका जो आपका जो आपके यहाँ से हम निकालेंगे बबूल, हमारे लिए कच्चा माल बनेगा, हम इससे कुछ काम करेंगे जिससे कि कार्बन क्रेडिट बनेगा, उसको हमें
बाजार में बेचने की अनुमति आपसे लगेगी। वो हाँ बोलते हैं, क्योंकि बेचारे वो क्या करेंगे, उनको कहाँ अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाना है, कहाँ स्वीडन के मार्केट में जाके बेचेंगे। और हम भी नहीं बेच पाते, हम तो किसी और संस्था को बुला लेते हैं, भैया बेच लो यार, जो तुमको मिलेगा उसमें हमको भी, किसान को भी पैसा दे देना, या किसान को बायो फर्टिलाइजर बनाने में मदद कर देना। तो ये होता है। फिर क्या करते हैं, उनकी अनुमति लेने के बाद से पूरा क्लस्टर के तौर पे एक जेसीबी लगाते हैं, जेसीबी से पौधों को जितना हो सके जमीन से नीचे से निकलवा देते हैं। फिर लेबर लगती है, तो एक साइट पे हमारे पास करीबन 35 लेबर होती है, मतलब उसमें से कुछ लोग जेसीबी चलाने का काम करते हैं दिन रात, वो आगे बढ़ता है जेसीबी जगह 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 ब्रह्मास्त्र की तरह काटते काटते आगे बढ़ता जाता है, पीछे पीछे लेबर आती जाती है। और इसको छोटे हैंड सॉ बोलते हैं, जो आप देख रहे हैं चैन सॉ है, चैन सॉ मतलब चैन से चलने वाली चीज है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। इनको पूरी गियर वगैरह दे देते हैं, हाथ में ग्लोव्स पहनना, एप्रन पहनना, ताकि इनको कांटों से तकलीफ ना हो। फिर उसको काट फूट के छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रैक्टर में भर के अपने साइट पे ले जाते हैं। फिर साइट पे देखते हैं, फिर भी और बड़ा टुकड़ा जो कि मशीन के अंदर ना जा सके, उसको फिर फाइनली छोटे छोटे टुकड़ों में। अभी इसकी मशीन मैंने देखी है पिछले पंजाब में, जब से कितना सर, ये कितना बड़ा प्लांट होता है? कितना बड़ा प्लांट होता है, मान के चलिए 10-12 फीट ऊंचा होता है, 3 इंच जैसा, 3 से 4 इंच इसका मोटाई होती है, वैसा होता है। ये लेंटाना कैमरा है हमारे यहाँ हिमाचल में, उसका भी, वो भी ऐसी उसका भी बना सकते हैं, लेंटाना से भी बना सकते हैं। और हिमाचल में तो आपके पास पाइन कोन बहुत ज्यादा लकड़ी की पड़ी हुई है, पाइन कोन का तो कुछ नहीं करते आप लोग, पाइन कोन उठाइए बढ़िया, उसके बारे में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, उसके बारे में बात करता हूँ। कल एक्चुअली क्या हुआ, परसों में पवन भाई जी को बहुत याद करता, मुझे पता नहीं आज वो यहाँ पे हैं कि नहीं है। तो कल दोपहर को उनका फोन आया 12 बजे, 11:15 के आसपास। तो मेरी एक मीटिंग थी 12 से 1, एक अमेरिका की महिला थी, उनके साथ एक मीटिंग थी। तो मैंने बोला पवन भाई फटाफट आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ, एक बढ़िया उद्योग गांव का शुरू होने वाला है, हम लोग शुरू कर रहे हैं बनासकांठा में, इनफैक्ट राजस्थान में शुरू कर रहे हैं। बनासकांठा तो नाम को है, उसके बॉर्डर पे राजस्थान का जलोर जिला लगता है, तो पालनपुर से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे राजस्थान के गांव में हमारा पहला उद्योग लग गया है। इस 30 जून को या फिर पहले हफ्ते जुलाई में 7 जुलाई को उसका इनॉग्रेशन है। आप सभी साथियों से आमंत्रण है कि आप लोग भी आइए वहाँ, और वो उसके बारे में बात करूंगा थोड़ी देर में। तो ये हमने शुरू किया नवंबर 2023 में, वो दिखा रहा हूँ। तो ये मशीन है, मशीन क्या है, एक मटका है, इसको बोलते हैं कोंटिकी। ये जर्मन ने बनाया था 200 साल पहले, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मान लिया गया है कि इसके अंदर हम लोग जो बायोचार बनाएंगे उसमें प्रदूषण नहीं होता है, मतलब नहीं के बराबर प्रदूषण माना जाता है। 15% प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें लकड़ी जलेगी सिर्फ 15% कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाएगा, ये माना गया है कैलकुलेशन करके। और इसलिए इस पद्धति को हमने सीखा। कब सीखा? अक्टूबर 2023 में सीखा। इसमें क्या करते हैं, इसमें लकड़ी को एक खास तरह से लगाया जाता है लगाने में, और उसमें 10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा 750 डिग्री पे चला जाता है। तो जब भी कोई लकड़ी वाला बायोमास का मतलब होता है जो बेकार पड़ी हुई चीजें हैं खेतों में, जैसे पुआल हो गया, बेकार तो कुछ भी नहीं होता, माँ प्रकृति ने सिर्फ एक ही बेकार व्यक्ति बनाया, इंसान, जो अपने दिमाग लगा ला के कुकर्म करता रहता है दिमाग के अंदर। तो नहीं, वो भी अच्छा है वैसे तो 99.99% इंसान भी अच्छा है। उनका अनाज बदलना पड़ेगा, उनका पानी बदलना पड़ेगा, वो अच्छा आ जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, मतलब दिल पे मत लीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। तो कोंटिकी जो है, इसका विज्ञान जो है बहुत बढ़िया विज्ञान लगा, हम लोग सीखा, लग के सीखा। तो पहली बार उस कंपनी को भरोसा नहीं था, ये सिंगापुर की कंपनी थी, उन्होंने 40 मेट्रिक टन बायोचार बना के देंगे क्या, ऑर्डर दिया हमको। हमने भी लगे चलो नया नया काम चालू किया, पैसा मिलने वाला है, किसान को भी कुछ बायो फर्टिलाइजर मिलने वाला है, अपना खेत भी साफ हो जाएगा मुफ्त में। तो हम लोगों ने हाँ बोला और 2 दिन में बना डाला। उन्होंने उसको लैब में भेजा टेस्टिंग के लिए, तो देखा कि उसमें 84% तक कार्बन है, उसमें प्योर कार्बन, जो कि मिट्टी में जब जाएगा तो जैविक कार्बन का थाली बन जाएगा, ऐसा कार्बन निकला उसमें, और अच्छी मात्रा में उसमें बोला। तो उन्होंने बोला इसका आपको पैसा मिल सकता है। अगला ऑर्डर दिया 800 मेट्रिक टन का, उसका अगला ऑर्डर दिया 2500 मेट्रिक टन का, उसका अगला ऑर्डर दिया 5000 मेट्रिक टन का, उसका अगला ऑर्डर दिया फिर से 5000 मेट्रिक टन का। और जब तक 31 मार्च 2025 हुआ, हमें भी नहीं पता चला, हम भारत के सबसे बड़े आर्टिजनल, मतलब हाथ से काम करने वाले बायोचार बनाने वाले कंपनी बन चुके थे। कितना बनाया अभी तक? करीबन 20,000 मेट्रिक टन बनाया। तो मैं अक्सर आजकल बायोचार को लेकर के बहुत जगह आमंत्रित होता हूँ, मतलब बाकायदा विमान की सेवाएं मिल जाती है, मतलब फ्लाइट की टिकट मिल जाती है जहाँ निकली, और वहाँ बड़ी बड़ी कंपनी आई होती है, और मेरे को सबसे लास्ट में रखा होता है, तीसरे दिन के सबसे अंत में। तो मैं भी तीसरे दिन के सबसे अंत में ही जाता हूँ आजकल, या सुबह चला जाता हूँ, क्योंकि मैं मालूम है कि बाकी 2 दिन वो लोग फुकट में समय खराब करने वाली बातें कर रहे होंगे। सच बोल रहा हूँ,
मतलब अहंकार के वजह से नहीं बोल रहा, कोई अहंकार नहीं इस बात का, लेकिन सच में बहुत दफे, कई दफे जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग से जब जाके पूछता हूँ कि 50 कंपनियां बैठी हैं, आपने कितना बनाया, 3 मेट्रिक टन, कितने दिन में, पूरे साल में, सब लोग बोल देते हैं। तो फिर मैं अपनी प्रेजेंटेशन दूसरी वाली एक है जहाँ पे 20,000 मेट्रिक टन लिखा है और जगह के नाम भी लिखे हुए, कहाँ कहाँ बनाया था और कितने किसानों की मदद हुई है। तो बोलता भैया पूरे साल में हमने 20,000 मेट्रिक टन बनाया है, हर मेट्रिक टन बायोचार बनाता हूँ इस तरीके से अगर, तो उस पे 2.2 कार्बन क्रेडिट मिलता है। 2.2 कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है वो 1 मेट्रिक टन आगे बढ़ते हैं, इसको जब जला देते हैं तो इसको फिर ठंडा करना पड़ता है पानी डाल के, नीचे पाइप लगी हुई है, आपने देखा होगा, पाइप से पानी निकाल लेंगे, तो ये जो पानी इसको ठंडा करके निकलता है वो बायोपेस्टिसाइड का काम करेगा। मतलब अगर अपने खेतों में कुछ कीड़ों का प्रकोप है कभी, तो पानी आपको उससे इरिगेशन कीजिए, सिंचाई कीजिए, उससे स्प्रे कीजिए, वो काफी हद तक बायोपेस्टिसाइड का काम करेगा, मिट्टी के लिए भी अच्छा रहेगा और फलों सब्जियों में भी और अच्छा हेल्दी बनाएगा आपको। तो वो भी जमा करके रखने जैसी चीज होती है। अभी हम नहीं करते क्योंकि उसको स्टोर करना बहुत महंगा कार्यक्रम होता है, अभी लोग समझते नहीं, तो उसको स्टोर करके बेच नहीं पाऊंगा। तो ये बायोचार बन गया। ये दिखने में बिल्कुल चारकोल की तरह है, लेकिन चारकोल में और बायोचार में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, चारकोल बनता है 250 डिग्री में, बायोचार बनता है 750 डिग्री में या 1000 डिग्री के नीचे। 600 से 1000 डिग्री के बीच में अगर आप किसी भी बायोमास को जला डालते हैं बिना प्रदूषण के, तो वो जो मात्रा में निकलता है उसको बायोचार बोलते हैं। तो भले ही एक्सीडेंटली सीखा, एक्सीडेंटली यानी धक्का मुक्की में सीखा, लेकिन हमने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की बहुत बढ़िया क्वालिटी मटेरियल बनाना सीख लिया है। और ये विज्ञान मैंने अपने लिए नहीं सीखा, आप सबके लिए सीखा। तो आप कभी भी जाके यूट्यूब में आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमने जमा करके रख लेते हैं। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। अब ये बायोचार चीज क्या है ये देख लिया आपने, इसको मैं बंद करता हूं अभी और वापस रूबरू बात करते हैं थोड़ा सा, इसका फायदा क्या होता है और खेतों में इसका इस्तेमाल कैसे करना पड़ता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो। नहीं जानना चाहते तो वाणी को ये भी विराम दूंगा और धन्यवाद देके आपका दिन शुभ हो, मंगलमय बोल के, क्योंकि 7:30 हो गए। मेरा समय कितना है मुझे नहीं पता यहाँ पे आज, तो इसी हिसाब से बोल रहा हूँ। 8 बजे तक समय, 8 बजे तक। अच्छा, 8 बजे तक है तो बहुत बढ़िया है। अब ये जो चीज बनी बायोचार, इसका इस्तेमाल कैसे करना है समझेंगे इसको। कई लोग क्या कर रहे हैं, हमसे मुफ्त में बायोचार ले जाके अपने, अभी हम लोगों का एक हेल्पलाइन नंबर आ जाएगा जो मैं आपके साथ रंजना के साथ शेयर कर लूंगा। आप अपना वहां पे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करेंगे, अपना पता लिखवा देंगे, तो आपको सिर्फ वहां से जो लागत लगती है पोस्ट में भेजने की, वो भी स्पीड पोस्ट के साथ टाइप करें ताकि सस्ते में आपको बायोचार फ्री में मिल सके। मतलब हम कुछ नहीं लेंगे आपसे, कुछ भी नहीं, कुछ भी ना, एक भी पैसा नहीं लेंगे, हम फ्री में बायोचार बांट रहे हैं अगले 6 महीने तक। क्यों? क्योंकि हमें किसान समाज में भाई बंधुओं को सिखाना है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसको अगर मैं मिट्टी में अपने खेत में जहां खेती करता हूँ सीधा ले जाके डाल दूंगा तो पता है क्या होगा? बोलिए क्या होगा? हमको नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? किसी को मालूम है इसमें क्या होने वाला है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं ये इनर्ट मटेरियल है। इनर्ट मटेरियल का मतलब होता है जिसका खुद का कोई दोष भी नहीं है, गुण भी नहीं है। ये थाली है, थाली में खाना कैसा परोसा जाएगा वो खाना बनाने वाले के ऊपर निर्भर करेगा, थाली पर निर्भर नहीं करेगा। बिल्कुल थाली है, थाली है जो कि पोषण तत्वों को बहुत सालों तक, कई 100 सालों तक बचा के रख सकता है, लेकिन उसके लिए पहले उसके अंदर पोषण तत्व होने चाहिए। तो अगर मैंने इसको पहले से पोषण तत्व मिला करके बायो फर्टिलाइजर नहीं बनाया, उसको ले जाकर सीधा खेतों में डाल दिया, तो क्या करेगा, खेतों में जितना पोषण तत्व है पहले उसको सोख लेगा, पहले उसको खींच लेगा, अपने अंदर टिका लेगा। ये ऐसा फैला हुआ है। आप लोग एटम तो समझते हैं, अणुओं में ना फर्क होता है किसी भी मटेरियल। जैसे मेरा शरीर भी अणुओं से बना हुआ है, अणु परमाणु से बना हुआ है, इसके अंदर 70% पानी है, लेकिन ये सब कुछ को जोड़ा गया है ना आपस में, तो ये जोड़ने का तत्व है। बायोचार जो है जोड़ के रखने वाली चीज है। जैसे मेरा शरीर एक शेप में है, सारे अणुओं को, परमाणुओं को मेरी स्किन ने जोड़ के रखा है या मेरे प्राणों ने जोड़ के रखा है, वैसे ये प्राण है। तो प्राण जो थाली है उसमें क्या करेगा, जब मैं सीधा डाल दूंगा खेत में तो सारे पोषक तत्वों को खींच लेगा, अपने अंदर खींच लेगा। पहले खींच के जब तक पूरा भर नहीं जाएगा, ये सारा कुछ भर नहीं जाएगा, अलग अलग अणुओं के बीच में बहुत ज्यादा जगह है। कितनी जगह है? इतनी ज्यादा जगह है कि 10 गुना ज्यादा मात्रा में अपना जो वॉल्यूम है, अपना जो उसका घनत्व है, उससे 10 गुना ज्यादा वॉल्यूम में पानी पकड़ लेता है। मतलब मिट्टी में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में जैविक कार्बन होता है, जैसे रोशन लाल भाई ने बहुत अच्छे से समझाया था सुबह सुबह, कि वो बड़ी मात्रा में ह्यूमस बोलते हैं, अंग्रेजी में ह्यूमस बोलते हैं। तो ह्यूमस जो है वो क्या करता है, पानी को पकड़ लेता है। आमतौर पे 1% अगर जैविक कार्बन है मृदा में, तो वो 4 गुना ज्यादा
अगर वो 4% जैविक कार्बन है तो कितना पकड़ेगा? 40 पकड़ेगा। 1 का 4 होता है, 4 का 10 गुना 40 होता है, उतना पानी पकड़ सकता है। तो हमें पानी का और पोषक तत्वों का अच्छा कॉम्बिनेशन पकड़ के रखने के लिए जैविक कार्बन की मृदा में जरूरत है। कैसे जैविक कार्बन की? अब कोई बोल सकता है सर चारकोल डाल देंगे तो क्या होगा? मुझे तो अभी तो गुजरात में जम के लोग चारकोल बना रहे हैं, चारकोल सस्ते में बन जाता है और बेच रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? वो 2 साल से ज्यादा टिक नहीं पाएगा, वो मिट्टी में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। बायोचार में क्या होगा? बायोचार मिट्टी को बांध के रखेगा, मिट्टी को भी जाने नहीं देगा, खुद भी नहीं जाएगा। कितने साल तक? कई 100 साल तक। कौन कहता है? वैज्ञानिक लोग कहते हैं। क्या मैंने प्रयोग करके देखा? मैंने कई 100 साल तक नहीं देखा, लेकिन विज्ञान में जब आप रिसर्च करते हैं तो आप बहुत सारा रेफरेंस मटेरियल पढ़ते हैं। रेफरेंस मटेरियल क्या है? रेफरेंस मटेरियल यानी मुझसे पहले 200-150 साल पहले, है ना, जो लोग आए जिन्होंने इसके ऊपर प्रयोग किया, लिखा, एस्टेब्लिश किया, 10-10 साल, 20-20 साल, 50 साल तक का प्रयोग करके दिखा दिया, उसको रेफरेंस मटेरियल बोलते हैं। तो रेफरेंस मटेरियल बहुत क्लियरली कह रहा है, पूरे दुनिया का मटेरियल कह रहा है कि कई 100 साल तक भारत में एक वैज्ञानिक के प्रयोग तो ये भी है कि 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी मिट्टी में उन्होंने जैविक कार्बन देखा, और जैविक कार्बन का जब कार्बन डेटिंग किया तो पता चला 1000 साल से पुराना था। कैसे पता चलता है? कार्बन डेटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मर गया तो मेरी शरीर पड़ा हुआ है, तो कैसे पता चला कि मेरी उम्र कितनी थी? कोई नहीं बताने वाला। मान लो जी वहां पे कोई नहीं, डॉक्टर भी कोई नहीं है, मेरे घर वाले भी नहीं है, कि भाई साहब ये संदीप भाई साहब जो थे अब तो नहीं रहे, तो शरीर रह गया, ये शरीर कितने साल पुराना है। तो क्या करते हैं वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से, उसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। जो फॉसिल आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है घुघुआ में, मंडला में, घुघुआ में बहुत बड़ा फॉसिल पार्क है। तो फॉसिल पार्क में क्या होता है, पुराने कई लाख साल पुराने, तो मेरे पास घर में, तो आप जाएंगे कभी घुघुआ देखने जाएंगे तो एक पूरा नारियल का पेड़ दिखाई देगा। अरे भैया मध्य प्रदेश के मंडला में, घुघुआ में नारियल का पेड़ पूरा फॉसिल कैसे बन गया? वो इसे बना क्योंकि एक जमाने में करीबन 4 लाख साल पहले या शायद 20 लाख साल पहले मध्य प्रदेश जो था वो समुद्री इलाका था। पृथ्वी इतनी बटी हुई नहीं थी, सब कुछ जुड़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया हमसे जुड़ा हुआ था, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो जो आज का राजस्थान है वो समुद्री इलाका था, आज का दुबई जो है समुद्री इलाका था। तो वहां पे जो पेड़ थे, नारियल का पेड़ भी था वहां पे, वो जब अंदर चला गया, कई तूफान आया, वो जमीन के अंदर दब गया, जमीन के अंदर दब गया तो कार्बन बन गया, तो फॉसिल बन गया। कई लाख साल पुराना फॉसिल है। कैसे पता चला कि कई लाख साल पुराना है? ऐसे पता चला कि वो जो पत्थर रूपी नारियल पेड़ है वो पत्थर बन गया ना पूरा, फॉसिल यानी पत्थर। अब नारियल का पेड़ पत्थर जैसा, सोच के देखिए कितना मजा आता है देखने में, पत्तियां सब कुछ देखने को मिलता है, नारियल भी लगे हुए उस पेड़ में, जब गिरा होगा जमीन पे तो शायद नारियल लगा होगा, सब कुछ फॉसिल बन गया। या फिर आपके मांडू में चले जाइए, मांडू में बहुत पुराने मगरमच्छ की शेप के फॉसिल मिलेंगे, तो दब गए थे समुद्र में या कहीं भी दब गए थे और उनका फॉसिल बन गया। तो इसी तरह से जब जैविक कार्बन का भी कार्बन डेटिंग किया किसी ने, तो देखा जैविक कार्बन जो रह गया मिट्टी के अंदर वो 1000 साल से ज्यादा पुराना है। इसका मतलब वो टिक जाता है, वो अपने साथ लोगों और भी पोषक तत्वों को और पानी को टिका के रख लेता है। अब यहाँ पे रुक जाता हूँ, अगर मजा आ रहा है तो बताइए हाँ मजा आ रहा है, कुछ तालियां, या फिर जो भी आप लोग यहाँ क्लिक करते हैं। तो नहीं मजा आ रहा है, बढ़िया, अच्छी जानकारी आ रही सर, बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया है। जो भी भाई बोले, मैं देख नहीं पाया कौन भाई बोले, मुझे ना सिर्फ स्क्रीन दिख रहा है, आप लोगों के नंबर दिख रहे हैं, और भाई रोशन लाल जी तैयार हो रहे हैं, कोई जाना है, और वो बातें भी सुन रहे हैं लेकिन साथ में, है ना। तो नहीं बढ़िया, आपका दिन क्षमा चाहूंगा, जाना था लेकिन मैं रुक गया हूँ आपके कारण। अच्छा वो भाग नहीं पा रहा हूँ। नहीं मेरा सौभाग्य है, वो मेरे वैज्ञानिक भाई हैं जिनके साथ मुझे बहुत कुछ प्रयोग करने हैं, है ना। उनको भी मैं बायोचार भेजूंगा करीबन 10 किलो जैसा, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र में, तो फिर हमको साइंटिफिक डेटा मिल जाएगा। मैं इस पे काम करूंगा बिल्कुल। जी इस पे ना हमको डेटा चाहिए होगा रोशन लाल भाई आपसे ना, डेटा आप थोड़ा साइंटिफिकली स्टडी करके बता देंगे कौन कौन सी फसल में कितना डालना है, कैसा वगैरह, है ना। तो इस पे आ जाते हैं फिर से, ठीक है। तो ये जो चीज बनी अपने हाथ में, एक्सीडेंट हो गया था नवंबर 2023 में या जुलाई 2023 में, हमारा एक्सीडेंट हो गया था। कार्बन क्रेडिट सुन लिया, कार्बन क्रेडिट होंगे तो खेत वालों को पैसा मिलेगा, बस इतनी सी बात अटक गई दिमाग में। वहां से जो अटकी है, अब बढ़ते बढ़ते मैं पीएचडी तक पहुंच चुका हूँ। आप सोच सकते हैं कि कितना मेरे को आग्रह है इस विषय पे, कि मैं 4 साल अपने जीवन के इस विषय पे लगाने वाला हूँ, या इस तरह के विषयों पे लगाने वाला हूँ कि जैविक कृषि तो करना ही है, इसमें कोई तो ऐतराज नहीं है, पक्का। और अभी जो मैंने अपना विषय चुना है कि जैविक कृषि की जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे
उनका क्या लाभ हुआ, कितने वर्षों से करो, उनको क्या लाभ हुआ, इसका पूरा डाटा इकट्ठा करके अपनी पीएचडी करूंगा 4 साल में। उसमें आप लोगों की बहुत मदद लगने वाली है। आप सभी लोग के पास एक क्वेश्चन हिंदी का भेज दूंगा, प्रश्नावली भेज दूंगा, पहले कितना कमाते थे। सर जैसे हाँ जी। हमारे योगा हार में जी ये 3 साल पूरे हो गए, तो हमारी भी तो पीएचडी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ योगा सर, हार के मेरी सदस्यों की। जब मेरे को पीएचडी अगर गलती से कभी मिलेगी 4 साल के बाद, तो हम सभी साथी इकट्ठे उसको लेने के लिए स्टेज पे आएंगे। वो मेरे नाम पे नहीं होगी, आप सभी साथियों के नाम पे होगी, ये वादा रहा। मुझे पूरे लिस्ट लगा दूंगा, हम सभी साथियों ने मिलकर ये पीएचडी की है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप जैसे मेरे 9600 भाई बंधु जो है डांग में जिले में, जिनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी मिल गया है, उन लोग तो सर्टिफिकेट के लिए भी काम कर रहे थे, तो उनको भारत सरकार का सर्टिफिकेट भी मिल गया। आप लोग को भी सर्टिफिकेट मिल सकता है कभी ना कभी आराम से, है ना। तो वापिस आते हैं, तो हम लोगों ने जब देखा कि इतनी बढ़िया चीज है यार। अच्छा, स्टील इंडस्ट्रीज को खरीदती है, क्यों? जो हम बोलते हैं हाई फ्लेक्सिबिलिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला जो टीएमटी बार बनते हैं, जो बहुत महंगे बिकते हैं, उसके अंदर हम बोलते हैं ना मोनोकार्बन स्टील है। छत में डालोगे तो अर्थक्वेक में भूकंप आएगा तो ये छत कांपेगी, हिलेगी, ये कॉलम हिलेगा, ये बीम हिलेगी, लेकिन टूटेगी नहीं। वो कैसे बनता है? उसमें जो कार्बन डलता है वो बायोचार है। ये अभी भी पता चला 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री अगर अपने सीमेंट बनाने में बहुत बड़ी मात्रा में सीमेंट पे जो चीजें डालती है, चूना वगैरह डालती है, उसमें बायोचार डाल दे 50%, तो सीमेंट सस्ता बन जाएगा और ज्यादा ग्रीन बन जाएगा। ग्रीन मतलब उसके लिए हमें बहुत ज्यादा चूना खुदाई करनी नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा जंगल। आपको पता होगा सीमेंट इंडस्ट्री को बनाने के लिए, चलाने के लिए बहुत ज्यादा माइनिंग करनी पड़ती है। माइनिंग करने का मतलब है जंगल काटना, जंगल काटते हैं, माइनिंग बढ़ती है, सब होता है। तो अगर हम 50% या 40% रिसर्च करके सीमेंट बनाने के टाइम में बायोचार डाल दें, पाउडर मात्रा बना करके, तो सीमेंट की क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी और सीमेंट सस्ता भी हो जाएगा और जंगल भी नहीं काटना पड़ेगा। तो सीमेंट इंडस्ट्री खरीदना चाहती है हमसे। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जो हम लोग लिपस्टिक बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, ये सब कुछ बनता है, उसमें बायोचार बहुत ही फाइन पाउडर के रूप में डाला जाता है, क्योंकि ये आपके स्किन के ऊपर बहुत अच्छा लेप का काम करता है, आपकी स्किन को बहुत इंप्रूव करता है। आपके दंत मंजन में आपने सुना कि जमाने में लोग बोलते थे कि दंत मंजन में कोयला डाला था, कोयला नहीं था। अब समझ में आ रहा है वो कोयला नहीं था, वो चारकोल नहीं था, वो बायोचार की बात कर रहे थे। और बायोचार बहुत स्पेशलाइज तौर पे कई 100 रुपए किलो के हिसाब से हमको मिलता है, अच्छी मात्रा में अगर हम बनाते हैं तो। हर व्यक्ति बायोचार के अंदर अच्छी कार्बन की मृदा खोज रहा है, कार्बन प्रतिशत खोज रहा है। तो आप पूछ सकते हैं कि जो पंजाब में, हरियाणा में ये जो पुआल काट लेते हैं, तो पुआल काट के जो बायोचार बनता है वो अच्छा है कि बुरा है तो अच्छा, उसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत कम है। कितनी है? करीबन 22 से 23% है। हम जब बबूल से बनाते हैं उसमें कितना है? करीबन 84, 85, 87% तक है। दोनों में फर्क क्या है? उसको भी आप उतना ही समय लगा के बनाते हैं पुआल वाले को, इसको भी उतना ही समय लगा के बनाते हैं। मेहनत उसमें भी उतनी लगती है, इसमें भी लगती है। ये जब मिट्टी में जाएगा, मिट्टी में धीरे धीरे जैविक कार्बन की मात्रा तेजी से बढ़ा देगा। कितने प्रतिशत ज्यादा बढ़ाएगा? सरसों के वेस्ट में कितना है? सरसों जो का सरसों रहती है, राई, बहुत ही हल्का है, बहुत ही हल्का है, 10-12% से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन बना के अगर लोकल स्थानीय संसाधन है तो कोंटिकी मेथड में, या फिर मिट्टी का एक वो ढेर बना करके उसके अंदर भर के जला के बना के खेत में डाल दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन ओपन मत जलाइए, खुले में मत जलाइए। कोई भी बायोमास खुले में कभी मत जलाइए, नंबर 1। क्यों? क्योंकि उससे बहुत बड़ी मात्रा में आप मिट्टी का कार्बन जो है उसको हवा में छोड़ रहे हैं, मिट्टी का कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हवा में छोड़ रहे हैं। और बायोचार बना के क्या कर रहे हैं? हवा का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मिट्टी में वापस लेके आ रहे हैं। ये पूरा साइकिल है ना। आज मेरे पास यहाँ पे भी वो है नहीं, मैंने सोचा था रात को कि आपको पीपीटी दिखाता हूँ कि ये साइकिल काम कैसे करता है। मैं अगली बार आपको भेज दूंगा, आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। ये पूरा साइकिल है। हमें हवा का कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत बड़ी मात्रा में वहां पड़ा हुआ है, हमारे काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ने का काम कौन करता है? पौधे करते हैं। कौन सा पौधा सबसे ज्यादा करता है? पीपल का और बरगद का पेड़ सबसे ज्यादा करता है। क्यों? वो 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहता है। और 24 घंटे तो बरगद की जो पूजा करते थे हमारे पूर्वज लाखों सालों से, मैं तो मानता हूँ भारत की संस्कृति 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी मैं मानता हूँ। अब जब ये प्रूव हो गया है कि 7,500 साल पुराना पत्थर, कर्नाटका का पत्थर राम सेतु में नीचे रखा गया है, कहीं से ला के रखा गया, उसके ऊपर फिर रेत रख करके पुल बना है। धनुषकोडी का जो ब्रिज है 23 किलोमीटर तक चला है वो पूरा, और आगे भी और 20 किलोमीटर और आगे भी दिखता है नीचे। और वो पत्थर वहां का नहीं है, ना श्रीलंका का है, ना तमिलनाडु का है, कर्नाटका का पत्थर है। और कहाँ से उठाया गया? किष्किंधा नाम का गांव है बाय द वे, जहां मैं रहता हूँ उससे 125 किलोमीटर की दूरी पे किष्किंधा नाम का गांव है, जहाँ पे आपको पत्थरों के ऊपर बाकायदा तीरों के निशान दिखाई देंगे।
वहां एक्चुअली बाली का वध हुआ था, श्री रामचंद्र वहां आए थे। उन पत्थरों को भी, उन जो निशान है उनका भी कार्बन डेटिंग करा रहे हैं, तो पता चल रहा है तो 7,500 साल जैसा ही है ये। तो श्री रामचंद्र कोई किंवदंती नहीं है, साक्षात भगवान है। और वो हनुमान जी का जन्मस्थली बाजू में, किष्किंधा के बाजू में है ना। अंजनेद्री बट्टा बोलते, बेट्टा यानी गांव, अंजनेद्री मतलब अंजन के पुत्र का गांव। तो अब जैसे अयोध्या में मंदिर बना, मेरी बहुत दिल से इच्छा है कि कभी वहां पे भी हनुमान जी का भी पूरा उसी तरह से पुनर्स्थापना हो कर्नाटक में, और सब लोग, हम लोग मिलके वहां पे एक दफे सब लोग कभी ना कभी तो योगाहार की क्लास भी कर सके, है ना। तुंगभद्रा नदी निकलती है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी, बहुत ही बढ़िया जगह। वापिस आते हैं अपने विषय के ऊपर। मैं बीच बीच में ऐसे भावुक हो जाता हूँ और हनुमान भक्त हूँ। आपको पता है मैं जब मंदिर भी जाता हूँ तो हनुमान जी से बातें कैसे होती है, प्रणाम नहीं बोलता हूँ, जयराम जी के हनुमान जी, मतलब मन से, सच में बता रहा हूँ, इसमें बड़े बड़े कर्म हो जाते हैं। मतलब मेरा एक दोस्त था, कॉलेज में ठीक से पढ़ता नहीं था, नंबर नहीं आते थे, उसके जाकर के रांची में एक हनुमान जी का मंदिर, बड़ा मंदिर था, मस्त वाला, वहां जाके सुबह सुबह प्रणाम करता था इसी तरह से, जय हनुमान जी की, ये आलोक को जरा पास करा दीजिएगा थोड़ा, आज उसका पेपर है, डरा हुआ है। और सच में उस पेपर में उसको अच्छे नंबर आ जाते थे। ऐसा करते करते 2 साल बाद उसको नौकरी नहीं मिली, हम लोग को नौकरी मिल गई कॉलेज में बैठे बैठे। तो उनको दुख हुआ, यार दोस्त को नौकरी नहीं मिली, कैसे चले गया, नाक रगड़ी हनुमान जी के सामने, हनुमान जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, आलोक को नौकरी दिला दीजिए। तो 2 दिन में ऑफर लेटर हाथ में आ गया। भाई साहब, मैं मानता हूं कि हमारे आजू बाजू भगवान होते हैं, और हम अपने लिए नहीं मानते, दूसरों के लिए काम हो जाता है। फिर उसने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में ज्वाइन कर लिया, नौकरी वोकरी लग गई उसकी वहां पे। शादी नहीं हो रही थी, 37 साल का हो चुका था। फिर मैं आखिरी बार कहीं था, आनंद से गया, आनंद गुजरात से गया रांची, उसी मंदिर में। श्रद्धा इतनी बड़ी चीज, विश्वास इतनी बड़ी चीज होती है कि आदमी को कुछ भी करा सकती है। तो भगवान हनुमान के प्रति मेरा एक अगाध प्रेम है। मेरे को लगता है मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बात मान लेते हैं, और कभी कभी मेरे को थोड़ा बहुत फटकनी भी देते हैं, कद लगाते हैं। तो हनुमान जी की कृपा से हम लोगों ने बायाचार बनाने का कार्यक्रम शुरू कर लिया। इस साल पता चला कि देश का सबसे बड़ा हाथ से बनाने वाला कार्यक्रम अपने यहाँ सजीवन में चल रहा है। अगले 6 महीने बायाचार को आप लोग मुझे अपना, मैं आपको हेल्पलाइन नंबर भेज दूंगा, वहां फोन करके वहां पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। 5-5 किलो तक हम आपको भेज पाएंगे। तो उसका लेकिन किराया जो लगेगा वो पैसा आपको देना पड़ेगा, मतलब हम वहां से फ्री में आपका एड्रेस लिख के भेज देंगे। आप कैश ऑन डिलीवरी जो मिलेगा 5 किलो को भेजने का, मेरे हिसाब से कुछ आपको 250-300 रुपए से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। मैं कहूंगा आप 1-1 किलो मंगाइए पहले, उससे ना 1-1 किलो मंगाइए, और 1-1 किलो को कैसे प्रयोग करना बताता हूँ। अब ये चीज क्या है, ये इनर्ट मटेरियल है, ये क्या थाली है जो अपने अंदर किसी भी प्रकार का खाना ले सकती है। कितना खाना ले सकती है? करीबन 10 गुना पानी ले सकती है ये थाली अपने अंदर, करीबन 4-5 गुना ज्यादा पोषक तत्व ले सकती है। और ये थाली कब तक रहेगी जमीन के अंदर? कई 100 सालों तक रहेगी। ये 3 चीज मैंने अभी आपको हनुमान जी के सहारे बता दी। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी आ रही है सर। हाँ जी, आगे बढ़े जी। हाँ, अब इसको सर करना ये 3 चीज में आपने 10 गुना पानी, 5 गुना पोषक तत्व तो बताया, और क्या? अब सवाल ये उठता है, 10 गुना पानी और 5 गुना पोषक तत्व तो एक साथ ले सकती है क्या? नहीं, क्षमता है 100% की मान लो, तो या तो 10 गुना पानी पकड़ लेगा या फिर 5 गुना ज्यादा पोषक तत्व पकड़ लेगा। दोनों मिला के करेंगे तो कितना पकड़ेगा पता नहीं है। वो पता करने के लिए रतनलाल भाई की मदद की जरूरत है। कितना पकड़ेगा, एक मिट्टी में जाके कितना पकड़ पाएगा? तो हम लोगों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। कब से? 2023 नवंबर से। 2023 से लेकर आज तक हमने 4 अलग अलग फसलों में, अलग अलग जगह पे बनासकांठा में प्रयोग करके देखा। इसका प्रयोग अभी हम बिल्कुल हिट एंड ट्रायल जो बोलते हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। पहले हमने इसको 3 गुना ज्यादा खाद के साथ मिलाया, अच्छी पकी हुई गोबर की खाद। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि भाई साहब बोल क्या रहे, अच्छी पकी हुई गोबर की खाद क्या होती है? तो पहले हमने इसको 4 गुना अच्छी पकी हुई गोबर की खाद के साथ मिलाया। मतलब अगर 1 किलो बायोचार है तो 4 किलो अच्छी पकी हुई गोबर की खाद के साथ मिलाया, अमृत जल के साथ सिंचाई किया, हर हफ्ते 1-1 बार करके 45 दिन इसको पलटते रहे, और उसके बाद उसका जो भी बना उसको कूट के उसको अपने खेतों में 1 मेट्रिक टन प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दिया। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, कोई बता दीजिए? 1 किलो बायोचार को कितने किलो गोबर की खाद में मिलाया? 4 किलो। 4 किलो गो 4 किलो गोबर की खाद अच्छी पकी हुई गोबर खाद मिला के क्या किया? छाया में रखा, धूप में नहीं रखा। और उसमें क्या किया? हर हफ्ते उसका सिंचाई करते थे, अच्छे से भर भर के अमृत जल के साथ सिंचाई करते थे।
ठीक है। अमृत जल के साथ सिंचाई। हाँ, 6 हफ्ते तक करें। 6, हमने तो पहली बार 45 दिन तक किया था, ठीक है। अभी हम लोग बोलते हैं 2 हफ्ते भी कर लेंगे तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो लिख लें। लिख ही रहे हैं सर, लिख रहे हैं। 1 किलो बायोचार, 4 किलो पकी हुई गोबर की खाद, और उसमें फिर 2 हफ्ते तक अमृत जल से 2 बार, सिर्फ 2 बार, हफ्ते में 1 ही बार छाया में रख के अच्छी सिंचाई कर लीजिए। क्योंकि जो मैं 1 किलो बोल रहा हूँ, 1 किलो नहीं होगा, आप 1 टन मंगाएंगे। 1 टन की जो टोटल खाद बनेगी वो 5 टन बनेगी। 4 गुना उससे ज्यादा गोबर की खाद लगेगी। और उसमें आप लोग अमृत जल का भी सिंचाई करेंगे 2 बार, 2 हफ्ते तक। फिर उसको कितनी मात्रा में डालना अपने खेत में, उसको 1 टन प्रति एकड़ की मात्रा में पूरे खेत की मिट्टी में अच्छे से मिला देना है। जो टर्नर होता है ना अपना ट्रैक्टर में, जो अपन पीछे मिट्टी को जो पूरा टर्न कराउंड करते हैं, तो पूरा स्प्रे करना है और ट्रैक्टर से अच्छे से उसको 2-3 इंच 4 इंच जितना गहरा जा सके, 6 इंच भी गहरा जा सके उतना नीचे चला देंगे उसको। अच्छे से चला के उसको कितनी बार करना है, 2 ही साल तक करना है, सिर्फ 2 साल। अगर आपके खेत में अभी वर्तमान में 0.3 जैविक कार्बन है या 0.5 जैविक कार्बन है, तो ये भाई साहब 1 साल बाद उसको 0.3 को 0.5 कर देंगे। 2 ही बार क्यों करना है, क्योंकि ज्यादा जैविक कार्बन अगर डाल दिया बिना पोषक तत्व मिलाए हुए, तो ये आपके खेत का बाकी जो बचा कुचा पोषक तत्व उसको खींच लेगा। खाएगा नहीं, खींच लेगा, रखेगा, लेकिन उसके अंदर और खाद डालनी पड़ेगी अपने को। तो ये जो 1 गुना 4 किया मैंने, ये किसी से पूछ के किया क्या? नहीं, किसी से पूछ के नहीं किया। हम लोगों ने वहां की सॉइल टेस्टिंग करी, मृदा परीक्षण करवाया। मृदा परीक्षण में पता चला कि हमारी जो मिट्टी है वो 0.3 वाली है। तो 0.3 वाली को मेरे को 2 साल में 1% पे लेके जाना है। तो 1% के हिसाब से मेरे को उसके अंदर पोषक तत्व ठेल ढेल के, आपको जितना ज्यादा गोबर की खाद इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला 5 गुना ले सकता है, तो आप 1 किलो में 5 किलो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। 1 किलो में 5 किलो भी गोबर की खाद डाल सकते हैं, ठीक है, डाल करके, और आप उसमें आराम से एक काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ पे? और डालना कितने साल तक है? ये जो खाद बनी, इसको 1 मीट्रिक टन प्रति वर्ष के हिसाब से डालना है, सिर्फ 2 साल डालना है। अगर 2 साल में आपको दिख रहा है कि खेती बदल गई है, अगर आपकी लागत कम हो गई है, हमने पहली बार अपने खेत में डाला, आंकड़ा बता रहा हूं आपको, तो 30% हमारी नॉर्मल जो खाद की मात्रा थी कम हो गई, हमारी लागत में 30% की कमी आ गई खेती में। वही उत्पादकता, बिना उत्पादकता पे कोई कंप्रोमाइज किए हुए, कोई समझौता नहीं, वही उत्पादकता मिली हमें, लेकिन हमारी लागत जो थी उसमें 30% कम खर्चा हुआ पहली बार में। दूसरी बार डाला और 30% कम हो गया। विश्वास कीजिएगा, आप लोग बनासकांठा आएंगे, आपको दिखा दूंगा, खेत दिखा दूंगा 5 एकड़ का। अभी वो 2 भाई हैं, आपस में लड़ बैठे हैं। इसलिए आजकल हम लोग को, बहुत सारे किसानों को, हमारे यहाँ पिछले 1 साल में भगवान की कृपा से 35,000 कृषक भाई बहन आए हैं घूमने के लिए। कितने? 33,000। 35,000 कृषक भाई बहन सिर्फ देखने के लिए आए हैं क्या क्या कर रहे हैं लोग प्रयोग, भाई लोग मिल करके। और सिर्फ कार्बन क्रेडिट देखने नहीं आए हैं, और भी चीजें हैं, बहुत सारे प्रयोग एक साथ देखने को मिलता है। तो क्यों आए हैं? क्योंकि बनासकांठा डेयरी जो कि सहकारी डेयरी है, उसमें 8.5 लाख किसान भाई बहनों की डेयरी है, वही किसान भाई बहन देखने के लिए आते हैं सब चीजें। हम लोग नारियल कर रहे हैं, वो अलग किसी दिन और आपको बता दूंगा नारियल में क्या कर रहे हैं। तो नारियल है जो कि एक पेड़ कम से कम आपको 250 से 300 नारियल चौथे वर्ष से देना शुरू कर देता है। गारंटी देके बोलता हूँ 30 साल तक देगा। हम गारंटी लिख के आजकल दे रहे हैं किसान भाई बहनों को। तटीय इलाके जो है, समुद्र तटीय इलाके जो है, वहां पे 250 से 300 नारियल प्रति वृक्ष, 70 वृक्ष 1 एकड़ में लगाते हैं। तो कोई भी वृक्ष आपको साल में 4 लाख रुपए, कोई भी एकड़ की 1 एकड़ जमीन 4 लाख रुपए की आमदनी 30 साल तक देने वाला है, चौथे साल से। और उसके अंदर जगह बची हुई है, क्योंकि नारियल जो है 25 बाय 25 फीट पे लगता है। तो मैं तो आप लोग से ये भी कहूंगा कि आप मैदानी इलाके में सर, मैदानी इलाके में भी 250 तो देगा ही देगा। अभी मैं आंध्र प्रदेश में देख के, वो कंपनी 50 साल से काम कर रही है। ये मेरी कंपनी नहीं है, लेकिन हमने इनके साथ समझौता किया है लंबे समय के लिए। ये 50 साल से सिर्फ नारियल पे ही काम कर रही है, और बैंगलोर में बैठी हुई है। तो इन्होंने मेरे को दिखाया, अभी बैंगलोर से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर पेनुकोंडा एक जगह है, अनंतपुर जिले में आता है, आंध्र प्रदेश में। वहां मैदानी इलाके में भी उनका 102 एकड़ का पूरा फार्म हाउस है, 30 साल पुराना फार्म है। तो वहां के पौधे अभी भी 250 तो देते ही है, 225 से 250 तो वहां पे भी देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी फसलों में क्यों नहीं जाते। पेड़ जो है जमीन को ठंडा करेंगे। 25 फीट बाय 25 फीट पे लगा रहे हैं, तो उसके अंदर आप हल्दी, अदरक, जो छायादार चीजें होती है हमारी, वो उगा सकते हैं साथ में।
तो पैसा भी सर ये नाले के किनारे लग सकते हैं क्या? मैदानी क्षेत्र में जो नाले रहते हैं इनमें इनके किनारे लग सकते हैं क्या ये? बिल्कुल कर सकते हैं। आप में से कोई व्यक्ति 5-10 एकड़ के लिए प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं तो इनका पौधा बहुत महंगा है, मतलब मैं सामने से बता रहा हूँ, इनका पौधा 750 रुपए का आता है, और लेकिन वो अच्छे सलाह के देते हैं, लगाते हैं, आपको पूरा मेजरमेंट करके ड्राइंग बना के दे देंगे 25 बाय 25 फीट में कैसे करना है, कैसे आपको ड्रिप इरिगेशन लगाना पड़ेगा। बहुत कोमल पौधा है, बहुत ज्यादा आपको आमदनी देने वाला है, चौथे साल में फल आ जाता है और 30 साल तक आपको फल देता रहता है। कुछ भी नहीं करना, नारियल को मेंटेन करने में ज्यादा खर्चा नहीं आता बाद में। पहले 3 साल थोड़ा बहुत जो खर्चा आएगा पौधे का खर्चा ज्यादा है, और आपको इसको बायोचार के साथ खाद बना करके ये जो पौधा है ये कितने का है? 700 750 रुपए का। अच्छा, और इसमें खर्च कितना आ जाता? 70 पौधे गुणा 750। आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट दिखा देता हूँ। ऐसे बात करने में मजा नहीं है क्योंकि मेरे पास 10 मिनट है, अभी यहाँ पे 5 मिनट है। तो मेरा एक प्रश्न है भाई जी कि जी। हमारे यहाँ कोकण में ना ये वानर होते हैं, वानर और बंदर 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 जी, जी, जी। वो इस नारियल आते ही, छोटा होते ही वो नष्ट करते हैं लोग। बहुत खुशी की बात है। हाँ, हवलती लोग। हम उनके जंगलों में चले गए ना, वो हमारे खेतों में नहीं आ रहे, हम उनके जंगलों में जा चुके हैं। चक्कर ये हो रहा है। ये पौधा दिख रहा है आपको? ये पौधा दिख रहा है मेरा? जी हाँ दिख रहे हैं। उन्होंने 50 साल में क्या किया भाई लोगों ने, पूरे दुनिया के जो सबसे अच्छे नारियल थे, कोई नारियल छोटा होता है हाइट में तो छोटा करना चाहिए, क्यों? सीढ़ी लगा के तोड़ लूंगा, ऊपर से गिरे। अपने देश में हर साल 45 से 50 हजार लोग नारियल से या पाम के पेड़ से गिर के मर जाते हैं। आपको शायद पता नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा में भाई लोग मर जाते हैं। तो छोटा कर दिया नारियल को पहले। तो फिर श्रीलंका गए, वहां सबसे ज्यादा बड़ा नारियल था, सबसे ज्यादा पानी वाला नारियल था। 500 मिलीलीटर पानी हर एक फल में आता ही आता है। उसको लाए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ में क्रॉस ब्रीडिंग करा दिया। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करते करते संपूर्ण के नाम से पौधा बनाया। ये भारत का नक्शा है जहाँ पे इनके फार्म्स हैं। देख लीजिए, इतनी जगह पे लोग बैठे हुए हैं। तेलंगाना में बैठे हैं, आंध्र प्रदेश में, मदुराई में इनको शाम शुरू किया था, अभी मंगलोर में बैठे हैं, और विदेशों में भी जाके काम कर रहे हैं। कहाँ पे विदेशों में काम कर रहे हैं? तालोलियम में काम कर रहे हैं, बाली में काम कर रहे हैं, पिरला में काम कर रहे हैं, है ना। ये सब जगह पे भारत में देख रहे हैं कितनी यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग। ये इनका हाइब्रिड ग्रोइंग एरिया है, नॉर्दर्न नर्सरीज है। तो हमने इनके साथ टाई अप किया, समझौता किया है लंबे समय के लिए। ये देख रहे हैं काम, देख रहे नारियल कितना, देख रहे हैं इसको। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए, ध्यान से देखिए। अभी हमने क्या किया, हमने इनको बोला कि बायोचार का जो बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं और जो अमृत कृषि करते हैं, उसमें हम आपके नारियल के पेड़ से हम आपको 400 से ऊपर नारियल लाके दिखाएंगे। तो खुश हो गए। तो हमने क्या किया, फोकट में इनसे 800 पौधे कच्छ में से उठा के बनासकांठा में लगवा लिए। भाई वैज्ञानिक देने की मदद करेगा ना। अगर मैं भी प्रयोग करने वाला हूँ, ये भी प्रयोग करने वाले हैं, तो मेरा वादा है कि मदुराई में इनके फार्म पे अगले 3 साल बाद इनको एक नारियल के वृक्ष से और कच्छ से 50 नारियल के वृक्ष से हर साल 400 नारियल निकाल के दिखाऊंगा। मेरी ताकत कहाँ से आ रही है? मिट्टी से आ रही है, जैविक कार्बन से आ रही है। इनकी ताकत कहाँ से आ रही है? इनकी ताकत आ रही है, इन्होंने पौधा ऐसा जेनेटिकली बना लिया है ना, जीन्स में ऐसी चीज डाल दी कि इससे 250 नारियल 300 नारियल कम से कम आता है। इसको पढ़ लीजिए, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़िए जो लिखा हुआ है। रेगुलर टॉल वैरायटी, मतलब भारत की जो रेगुलर टॉल वैरायटी है 10 प्रकार की या 22 प्रकार की जो भी है, वो 80 नट देती है, 80 नारियल देती है। ये कितना देता है? 250 प्लस। एक्चुअली इनको 300 प्लस लिखना चाहिए, क्योंकि जब मैं 102 एकड़ का इनका फार्म देखने के लिए गया था, वहां पे मेजोरिटी जो पेड़ थे, मतलब 7000 से ज्यादा वृक्ष लगा रखे हैं इन्होंने, वहां पे 8000 वृक्ष लगा रखे हैं। तो वहां पे सब जगह मैक्सिमम जो डाटा देखा, इनके पास पूरा डाटा रखा हुआ है कंप्यूटर पे, 30,000 पेड़ों का डाटा, 30 साल का डाटा रखा है। तो उसको मैंने देखा, एक्सेल सीट पे देखा, तो बोला भाई आपका ट्रेंड तो 300 से ऊपर दिखा रहा है। बोला नहीं, हम चूंकि पौधा बेचते हैं तो किसान बाद में कंप्लेन ना करे, इसलिए हम 250 लिखते हैं। 250 लिख के 300 मिलेगा तो किसान खुश हो जाता है। बोला सच बात है। बोला 300 लिखूंगा और 275 हो गया तो किसान गाली देगा, 250 लिखूंगा और 275 मिला तो किसान खुश हो जाएगा। ये भी बात सही है, ये सेल्समैन की चीज है उसकी। ठीक बोल रहे हो आप, तो सच बात है। 83 वर्ष के व्यक्ति हैं डेविड लोबो साहब, मैं पिता तुल्य मानता हूँ। भले ही कॉर्पोरेट कल्चर में पांव हाथ लगाना वगैरह नहीं है, लेकिन आज सुबह संस्कारों की बात हो रही थी, तो मैं जब भी डेविड जी से मिलने जाता हूँ तो उनके पांव हाथ लगाता हूँ सबसे पहले। उनकी टीम जो बहुत हैरान रहती है कि नीतू बहन जी को और संदीप भाई जी को होता क्या है। हम सच में उनको पिता मानते हैं। वो कल को हमारे साथ काम करे ना करे उनका फैसला,
हमने उनको वादा किया कि अभी आप लोग वर्तमान में 10 लाख पौधे एक साल में बेचते हो, हम आपको 3 साल के बाद साल में 20 लाख पौधे बेचने जैसा बंदोबस्त करके देंगे, चिंता मत कीजिए। कैसे बेचेंगे? आप जैसे भाई बहनों की मदद से आप लोग एक एक जगह पे लगाएंगे, प्रयोग करके देखेंगे। 70 पेड़ लगा लीजिए, मध्य प्रदेश में लगा के दिखाइए। अगर चौथे साल में अच्छा पौधा आने लगा तो इनके आपके साथ डीलरशिप लगा देंगे। डीलरशिप पे क्या होगा, आपको 5% वो माफ कर देंगे और आप अपने यहाँ पौधे मंगवा के जितने लोगों को बेचेंगे, पौधे बेचने का और मार्गदर्शन देने का आपको भी 5% मिलेगा। 5% कितना होगा? 750 का 5% कितना होता है वो आपको समझना पड़ेगा, है ना। अभी मैं बता देता हूँ आपको, मुंह जवानी 75 दूना 150, 75 चौके 300, 375। यानी कि अगर आपने 750 का 5% होता है, एक पौधे में आपको 37 रुपए 50 पैसे मिलेंगे। तो अगर आपने मान लीजिए 10,000 पौधे बेचे एक साल में, तो आपको 3,75,000 रुपया मात्र बेचने का मिल सकता है। और मेरे को लगता है हमको जरूर करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे तो कमाने ही चाहिए खेती से, ताकि लोगों को भरोसा हो कि हाँ उत्तम खेती मध्यम वाण निश्चित चाकरी। आगे बोलिए, याद है क्या बोला था पिछले लेक्चर में? भीख निदान, भीख भीख निदान। मांगने के बाद मतलब उत्तम जो है आज भी कृषि है। एक बीज डाल के 3 महीने बाद 800-900 बीज देने वाला धंधा कुछ भी नहीं है दुनिया में। यही एक जगह है जहाँ पे धरती माँ हमको आशीर्वाद देती है कि मेरे बेवकूफ बच्चों आ जाओ, तुमको मैं खाना खिला देती हूँ। आज भी वो हम पर वरदान देके खाना खिला रही है, तभी मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पा रहा हूँ आपके सामने। अगर ये धरती माँ बोलती, हे संदीप सवरवाल, धरती पे बोझ 4 साल से तू खेती नहीं कर रहा है, तीसरे माले पे बैठ करके गमले में खेती कर रहा है, और तेरे को फिर भी पूरा खाना मिल जाता है साल का, कल से जा तुझे खाना नहीं दूंगी, तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लायक यहाँ पे बचा नहीं होता। मेरी पत्नी का एक आइडिया है आजकल कि चलो एक खेत जो है किराए पे दे देते हैं, वहां से अपना खाना निकलवा लेते हैं। अब मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि किराए पे देने वाला खेत कभी भी ढंग का खाना नहीं देने वाला आपको। लेकिन देखते हैं क्या करेंगे, जुगाड़ चल रहा है। देखता हूँ, अभी तो यहाँ आ गया हूँ पंजाब में, तो यही 4 साल कुछ जुगाड़ करके खेती करना चालू करूंगा। कहने का अर्थ यह है कि जब जेनेटिकली जो मॉडिफाइड है, जीन्स का मतलब क्या होता है, वंशीय तौर पे इन्होंने क्या किया, 50-60 किस्म के अलग अलग पौधों को लाके आपस में क्रॉस हाइब्रिड करा के संपूर्ण नाम से, अब देखिए 17,500 नारियल आपको 1 एकड़ से मिलेगा। 20 रुपए तो कम से कम। ओम भाई जी, मैं मध्य प्रदेश एमपी से बोल रही हूँ, नर्मदापुरम से। जी जी, यहाँ पर नारियल का पौधा लग सकता है? लगा के देखना पड़ेगा बहन जी, इसको ना हमको लगाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। लग सकता है, ये मैंने देखा अनंतपुर में। अनंतपुर इतनी बेकार जगह है, मिट्टी क्या रेतीली मिट्टी है वहां पे, गर्मी बहुत ज्यादा गर्म है, फिर भी इन्होंने किसी तरह से पानी का बंदोबस्त करके वहां पे लगाया है। और वहां पे इनके पौधे 30 साल से लगे हुए। कितने एकड़ पे? 102 एकड़ पे। हर पौधा कम से कम 275-300 नारियल तो दे रहा है। ये तो मैं देख के आया हूँ। कब देख के आया? 23 जनवरी को देखने के लिए गया था। इनका मेरे घर के पास, उसी के पास में गोवा है, गोवा में इनका रिसर्च फार्म है, वहां पे भी 60-70 एकड़ में इन्होंने लगाया है। वो भी देख करके आया, समझा, पूरा विज्ञान को समझा कैसे होता है। तो ये वाला जो आप लोग भेज दूंगा, अभी मैं रंजना बहन जी को भेज दूंगा, तो योगाहार ग्रुप में या तो मुझे जोड़ लेंगे, तो फिर मैं वहां शेयर करता रहूंगा। तो इसका खर्चा जो आता है पहले 3 साल का, वो यही आता है कि पहले साल आपको 750 रुपए का पौधा लगाना है। चौथे साल से क्या मिलना शुरू होता है? चौथे साल से हर साल प्रति एकड़ कम से कम 3.5 लाख रुपए मिलने लग जाएगा आपको। तो एकड़ में 3.5 लाख नारियल का मिल गया, और बीच में आपने धनिया वगैरह बाकी फसलें लगा के, थोड़ा बहुत पानी है आपके पास तो धनिया लगा के बेच लिया, मेथी लगा के बेच ली, है ना, उससे भी मिली आपको 3.5 लाख से 7 लाख जैसा आपको आमदनी मिल सकती है इसमें। ये इसका वादा है। तो हम लोग ऑनलाइन बुलाना पड़ेगा पौधा? हाँ जी, हमको पौधा ऑनलाइन बुलाना पड़ेगा? हाँ, आप मुझे फोन कर देंगे, हम इनके डीलर बनेंगे गुजरात के, तो आपको